यार दुनिया हमेशा सोचती है कि सत्ता और पावर का खेल सिर्फ मर्दों का है, लेकिन आज अगर आपको मैं ये बोलूं कि यार आज का ये सारा गेम 4 औरतें चला रही हैं तो शौक मत होना। क्यों आज यूरोप के या यूरोपियन यूनियन के वो पावरफुल लोग हिंदुस्तान के साथ डील करना चाहते हैं। I will travel to India, are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. कल यूरोपियन कंट्री हिंदुस्तान से कोई भी डील करती है तो उसके पीछे बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं। जब तक ट्रम्प लगातार हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा रहे थे तो पूरा यूरोप चुप था। आप सबको पता है कि 2020 को डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने बोला था कि हम आपको 6 अपाची हेलीकॉप्टर देंगे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर आपको कब मिले यार? ये हेलीकॉप्टर भी 2025 में कंप्लीट मिले आपको। अमेरिका ये बोलता है कि भाई ये F-35 को आप जब भी यूज करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप शर्त देख रहे हो? ये इन देशों की डील में शर्त होती है जो आम दुनिया को कभी नहीं बताया जाता। ऑपरेशन सिंदूर, हमें किसी और का वेट करना पड़ रहा है कि यार वो देश हमें इंजन दे देगा। जो इंजन हमें 5 साल पहले देने चाहिए वो हमें 5 साल के बाद दे रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक 48 ईयर की महिला को ही क्या बना दिया अमेरिकी चीफ। यार जो अमेरिका आधे घंटे के अंदर एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा लेता है और पूरी दुनिया की नहीं सुनता, उस देश के प्लेन को तुर्की एयर स्पेस नहीं देता। अगर ये रशिया से नफरत करती हैं तो आज MI6 की सबसे पावरफुल कुर्सी में किसको बैठा दो? ब्लेज मैत्रीवेली को बैठा दो। तो कहीं ना कहीं रशिया के बाद एशिया में कौन सा दूसरा देश है जिसे ये टारगेट करेंगे? मैंने आपको बताया कि दुनिया में पावरफुल लोग सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करते हैं कि दुनिया में सिर्फ वो लोग राज करें। यार दुनिया हमेशा सोचती है कि सत्ता और पावर का खेल सिर्फ मर्दों का है, लेकिन आज अगर आपको मैं ये बोलूं कि यार आज का ये सारा गेम 4 औरतें चला रही हैं तो शौक मत होना। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहला नाम है MI6 की चीफ, आज की चीफ ब्लेज मैत्रीवेली की। मैं बोलूं दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी आज उसके हाथों में है। और इंटेलिजेंस की दुनिया में नाम नहीं चलता यार, यहां चलती है परछाई। कैसे? आगे बताऊंगा। दूसरा नाम क्रिस्टिया फ्रीलैंड, यूक्रेन की एडवाइजर। बिल्कुल युद्ध के हालत में यूक्रेन की एडवाइजर, लेकिन असल में ये सलाह नहीं दिशा तय करती हैं यार। पहले कनाडा की डिप्टी PM रह चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा नाम तो आज सुर्खियों में सुन रहे हैं, काजा कालास। बिल्कुल यार, यूनाइटेड यूनियन की सुरक्षा नीतियों में सबसे तेज आवाज है आज की, और आजकल लगातार भारत के ऊपर नजरें बनाई हुई हैं और ये तय करती हैं कि दुश्मन कौन है। तय ही नहीं करती, सीधे ऑर्डर्स भी देती हैं। और चौथा नाम उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोप की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठी हुई, जहां ये फैसला करती हैं, भविष्य तय करती हैं कि यूरोप के साथ कौन बिजनेस करेगा, डिफेंस डील कैसे होगी, कौन पावर में आएगा और किसको डाउन करना है। और भाई ये 4 नाम नहीं है, ये 4 सिस्टम है। और आपको एक बात बोलूं, जब भी सिस्टम चलता है तो दुनिया में युद्ध शुरू होने से पहले दिमाग कब्जे में आ जाता है। और मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि स्पाई की दुनिया में हथियार बंदूक खतरनाक नहीं है, सोच खतरनाक है। क्योंकि आपकी सोच आपको दुनिया में सबसे पावरफुल बना सकती है या आपको हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल सकती है। यार मैंने इन 4 पावरफुल औरतों का नाम क्यों लिया, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आपको समझ में आएगा कि आज पूरी दुनिया में जो वॉर चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, ईरान और अमेरिका का वॉर हो, अमेरिका चाइना का हो, चाइना और ताइवान का हो, कहीं ना कहीं आपको ये 4 कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे यार। और उससे पहले हम आते हैं भारत के ऊपर। आप अभी देख रहे हैं कि भारत में लगातार विदेशी दौरे हो रहे हैं और होने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को भी मजबूत बनना है यार। 12-13 जनवरी को आपको पता है कि जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से उन्होंने डिफेंस डील पर बात करी कि हम डिफेंस डील करेंगे। हिंदुस्तान को क्या बोला उन्होंने कि हम आपको पनडुब्बी देंगे और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुनोगे, उनके इंटरव्यू को ध्यान से सुनोगे, तो उन्होंने क्या बोला
कि ये डील हम आपसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रशिया के ऊपर निर्भर ना रहो, रशिया से आपकी दूरियां हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जर्मनी को हमारे साथ इसलिए डील करनी है ताकि हम रशिया से दूरियां बनाएं। अगर हम रशिया से दूरियां बनाते हैं तो इसमें जर्मनी को क्या फायदा होता है, ये सोचने वाली बात है यार। भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हम कभी भी आप किसी के ऊपर निर्भर रहोगे तो जब भी दुनिया में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको ब्लैकमेल करेगा यार, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सपोज करो कि आपके पास एक गाड़ी है लेकिन गाड़ी का इंजन आप कहीं और से लेते हो, जब भी आपको उस गाड़ी को चलाना होगा आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे? इंजन के ऊपर। अगर इंजन ही नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी ना यार। तो गाड़ी भी आपकी होनी चाहिए, इंजन भी आपका होना चाहिए ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रह सको। और भारत को हमेशा डिफेंस सेक्टर पर यार आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबको पता है 99F404 इंजन की आपूर्ति की पहली डील कब हुई थी यार? 17 अगस्त 2021 को हमने डील करी थी अमेरिका के साथ कि हमारे को क्या होगा, MK1 विमान के लिए, जो हमारे मतलब तेजस जो हमारा विमान है उसके लिए हमारे को इंजन की जरूरत थी। और आपको पता है कि 2021 से अमेरिका लगातार हमें कह रहा था कि हम इंजन देंगे, इंजन देंगे, इंजन देंगे। हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे अपने तेजस के लिए। और आपको पता है अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमें इंजन की जरूरत थी, लेकिन हम किसके ऊपर निर्भर थे? हम तो अमेरिका के ऊपर निर्भर थे ना यार। जब अमेरिका हमें इंजन ही नहीं देगा तो हमारा विमान पूरा कैसे कंप्लीट होगा? तो इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और जब तक अमेरिका ने हमें वो इंजन नहीं दिए हम सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड थे यार। और लेकिन आज हिंदुस्तान जिस रफ्तार से काम कर रहा है उस रफ्तार से पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान खुद हर चीज बना लेगा यार। इंडिया के अंदर मेकिंग इंडिया में हर चीज बन जाएगी। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें, मैं नाम नहीं लूंगा, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान खुद आत्मनिर्भर ना बने। इसलिए क्या होता है, लगातार हिंदुस्तान के अंदर विजिट होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। सपोज करो कि आप एक मकान का डिजाइन करते हैं और आपको लगता है कि यार अब मैं एक मकान बना लूंगा और ये डिजाइन बहुत अच्छा होगा, दुनिया को अच्छा लगेगा। तो दुनिया की इंटेलिजेंस विंग क्या करती है, उनको पता चल जाता है कि यार ये आदमी तो बहुत अच्छा डिजाइन बना रहा है, ठीक, और ये कामयाब भी हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि यार हम आपको एक बहुत बढ़िया डिजाइन बनाकर देते हैं ना जो ऑलरेडी हमारे पास है। आपका ध्यान एकदम से क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। आपको लगता है यार कि हाँ मुझे एक सस्ते में बने हुए मकान का डिजाइन मिल रहा है तो हम इनसे ले लेते हैं। और आप क्या करते हो, जिस डिजाइन को आप बहुत जल्दी बना सकते थे आप इनसे वो डिजाइन ले लेते हो और इनके ऊपर निर्भर करते हो। ये आपको पूरा डिजाइन नहीं देते, ये आपको सिर्फ उतना ही डिजाइन देते हैं जिससे आपका काम चल सके। अगर भविष्य के अंदर उस डिजाइन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो आप उसको खुद सही नहीं कर सकते। आपको फिर किसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, इन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। आप सबको पता है कि 2020 को डोनाल्ड ट्रंप की जब भारत की यात्रा थी तो उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको 6 अपाची हेलीकॉप्टर की डील पर मोहर लगाई थी। इन्होंने बोला था कि हम आपको 6 अपाची हेलीकॉप्टर देंगे जो शायद $800 मिलियन, मतलब लगभग 56-5700 करोड़ के आसपास की ये डील थी। लेकिन आप सोचो कि 2020 पर मोहर लग गई थी अपाची हेलीकॉप्टर्स पर, लेकिन ये हेलीकॉप्टर आपको कब मिले यार? ये हेलीकॉप्टर भी 2025 में कंप्लीट मिले आपको। तो 2020 की डील 2025 में, इसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई कि हमारे को हमारे डिफेंस के लिए जरूरत थी, लेकिन यूएस को लगा कि नहीं अब देना चाहिए तो तब दिया। आप सोचो कि आज मैं बीमार हूं और मुझे दवाई की जरूरत है तो एक डॉक्टर आकर बोलता है कि मैं आपको दवाई दे दूंगा, टेंशन मत लो, और मुझे बुखार आया हुआ है, कुछ भी XYZ, वो मुझे आज दवाई नहीं देता, भाई मैं मरने की हालत में आ जाऊंगा। और वो दवाई मुझे कब देते हैं? 4 साल के बाद। तो सेम वही चीज आपको या हमें हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा यार। हमारे को खुद इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि हम दुनिया के किसी भी देश के ऊपर निर्भर ना रहें। यार जो हेलीकॉप्टर की खेप हमें दिसंबर में मिली वो हमें पहले भी मिल सकती थी, लेकिन अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका बोलता है कि मैंने तो आपके हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया था और 1 नवंबर को वो ब्रिटेन भी पहुंच गए थे। लेकिन जब वो ब्रिटेन से हिंदुस्तान के लिए आए एक विमान में तो तुर्की ने क्या किया यार? तुर्की ने बोल दिया कि मैं अपना एयर स्पेस ही नहीं दूंगा। मतलब तुर्की बोलता है
कि मैं अमेरिका के प्लेन के लिए जो हिंदुस्तान जो जा रहे हैं उसके लिए अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दूंगा। तो इस विमान को क्या हुआ, दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि तुर्की ने ये स्पेस खुद नहीं दिया या तुर्की के ऊपर दबाव डाला गया कि ताकि पूरी दुनिया को ये नजर आए कि तुर्की अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है? यार, जो अमेरिका आधे घंटे के अंदर एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा लेता है और पूरी दुनिया की नहीं सुनता, उस देश के प्लेन को तुर्की एयर स्पेस नहीं देता। या वो एयर स्पेस इसलिए नहीं देता क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान पहुंचने थे, या तुर्की के ऊपर किसी ने दबाव बनाने की कोशिश करी? आप सिर्फ ये सोचो, क्योंकि दुनिया में हमें जो दिखाया जाता है, जो हमें मीडिया बोलती है, जो हम न्यूज में पढ़ते हैं, वही सच नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ पावरफुल गेम चलते हैं, पावरफुल चीजें होती हैं जो हमें कभी नजर नहीं आता। हम सिर्फ फ्रंट में उसे देखते हैं जो हमें दिखाई देता है या सुनाया जाता है। तुर्की ने मना कर दिया, प्लेन वापस चला गया। भाई, हिंदुस्तान को हेलीकॉप्टर मिले ही नहीं। यार, आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण है, आप एक क्लिप देखो। We can mobilize 280,000 soldiers within weeks. We have 62 F-18s. Your next question is going to be, do they fly without Americans? No, they don't. ये इंटरव्यू है फिनलैंड के पीएम अलेक्जेंडर स्टब का। यार, वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका ने हमें F-35 इस्तेमाल करने की परमिशन ही नहीं दी है। अमेरिका ये बोलता है कि भाई, ये F-35 को आप जब भी यूज करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब अमेरिका ने उन्हें F-35 दिया, लेकिन जब भी फिनलैंड इसको इस्तेमाल करेगा तो क्या अमेरिका से परमिशन लेगा? यार, आप सोचो कि कल फिनलैंड के ऊपर कोई हमला कर दे, अब वो कहेगा नहीं यार, पहले अमेरिका से परमिशन लेगा कि सर क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप शर्त देख रहे हो? ये इन देशों की डील में शर्त होती है जो आम दुनिया को कभी नहीं बताया जाता। आज भी मैं सिर्फ आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि कल यूरोपियन कंट्री हिंदुस्तान से कोई भी डील करती है तो उसके पीछे बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई डिफेंस डील कर दी, आपको कोई प्लेन दे दिया, आपको कोई एयर डिफेंस दे दिया, तो हर चीज दे दी। नहीं, पूरा एक्सेस कभी नहीं देते। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करो कि अगर मेरी ये वॉच कोई देश मुझे दे रहा है, तो सिर्फ ये वॉच देगा, इस वॉच का पूरा एक्सेस नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर इस वॉच का कोई भी पार्ट्स कल खराब हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसी देश के ऊपर दोबारा निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि यार, मेरे लिए तो पूरी घड़ी खराब है ना यार, क्योंकि मेरी घड़ी का क्या हो गया, डिस्प्ले खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस घड़ी का डिस्प्ले क्या करूंगा, उस देश से मांगूंगा, तभी मेरी घड़ी काम करेगी। नहीं तो मेरी ये घड़ी क्या हो गई, एक तरह का क्या डमी पड़ी है ना, ये किसी काम की नहीं है। तो जब भी ये पावरफुल देश हमारे देश के साथ कोई डिफेंस डील करते हैं तो 100% एक्सेस नहीं देते, पूरी 100% की टेक्नोलॉजी नहीं देते। इसके बावजूद भी हमें उन्हीं देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का ब्रेन सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेन है। आज हमारे IIT के स्टूडेंट पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को पावरफुल बना रहे हैं। आज आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ यार, आप अमेरिका में चले जाओ, आप US में चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको हमारा ही ब्रेन मिलेगा जो उस देश को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि अपने देश को स्ट्रांग बनाओ यार, हमारे देश को पावरफुल बनाओ, ताकि हम भविष्य में किसी के ऊपर भी निर्भर ना रह सके। मैंने जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया, ऑपरेशन सिंदूर। हमें किसी और का वेट करना पड़ रहा है कि यार वो देश हमें इंजन दे देगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो इंजन बनाने वाले भी आप ही हो, पर वो इंजन आप किसके लिए बना रहे हो? US के लिए बना रहे हो, और US आपको एक सैलरी दे रहा है और करोड़ रुपए में उस इंजन को हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दे रहा है, वेट करा रहा है। जो इंजन हमें 5 साल पहले देने चाहिए वो हमें 5 साल के बाद दे रहा है। यार, मैंने शुरू में बोला कि सत्ता, पावर मर्द ही नहीं चलाते, इन्हें औरतें भी कंट्रोल करती हैं। और आज मैंने 4 ऐसी पावरफुल महिलाओं का नाम बताया जो पूरे यूरोप और एशिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैंने आपको समझाया कि कैसे देश के साथ डिफेंस डील करी जाती है, वो सब चीजें नहीं दी जाती उस देश को जिससे वो देश पावरफुल बन जाए। उस देश को सिर्फ उतना ही दिया जाता है जितना ये पावरफुल देश चाहते हैं, और उस देश की सारी इकोनॉमी भी क्या हो जाता है, अपने देश लेकर चले जाते हैं। तो आज दुनिया के अंदर जो भी ये वॉर का सिचुएशन चल रहा है, रशिया
यूक्रेन आप देख रहे हैं, अमेरिका आप ईरान का देख रहे हैं, चाइना और ताइवान आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे वॉर के पीछे कौन है? क्यों ये वॉर कराया जा रहा है? क्यों बीच में डिफेंस डील आ गई? क्यों आज यूरोप के या यूरोपियन यूनियन के वो पावरफुल लोग हिंदुस्तान के साथ डील करना चाहते हैं? जब तक ट्रंप लगातार हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा रहे थे तो पूरा यूरोप चुप था, हिंदुस्तान नहीं झुका। हिंदुस्तान ने बोला कोई नहीं, तुमने 50% टैरिफ लगाया, लगाने दो। 100% बोले तब भी लगाओ, 500% बोले तब भी लगाओ। यार पावरफुल लोगों को लगा कि हिंदुस्तान तो झुकेगा ही नहीं, यहां तो हमने 500% टैरिफ तक बोल दिया, इंडिया झुकने को ही तैयार नहीं है। अगर इंडिया नहीं झुकेगा तो ये रशिया के नजदीक है और नजदीक जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि ये ओपनली रशिया के साथ आ जाए। अभी तो हिंदुस्तान और रशिया अच्छे दोस्त हैं 1947 से, ये बात सारी मुल्क को पता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया के साथ भारत डायरेक्ट ही आ जाए, क्योंकि भारत तो झुक ही नहीं रहा है। तो इन पावरफुल लोगों को हिंदुस्तान भेजो और बोलो कि हम लोग डिफेंस डील करते हैं, आपकी नेवी को स्ट्रांग बनाएंगे, आपको सबमरीन देंगे, आपको जेट के इंजन देंगे, जो भी आपको चाहिए वो देंगे। लेकिन देने के पीछे एक ही शर्त कि आप रशिया से दूरियां बना लो। अब एक सोचने वाली बात, यार जो आदमी हमें शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको मैं ब्लैकमेल ही बोलूंगा ना यार। अगर आप कल मुझे कोई डील देते हो, आप बोलते हो कि लक्की बिस्ट ये मैं शर्ट तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त एक ही चीज है कि मैं शर्ट तुम्हें तभी दूंगा जब आज के बाद तुम उनसे शर्ट नहीं खरीदोगे। आप तो मुझे शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हो यार। आप तो कह रहे हो कि हमारी एक ही शर्त है कि आप क्या करो, रशिया से दूरियां बना लो। इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य के अंदर आप अपने वादे में कायम रहोगे? कल जब हमें जरूरत पड़ेगी सच में, आप हमें वो सारी चीजें दोगे जिसका आपने वादा किया। वादा तो आपने 2020 से भी किया था ना यार। डील आप 5 साल के बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज नहीं देंगे तो हिंदुस्तान हमेशा दूरियां बना लेगा, हिंदुस्तान खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान को समझ में आ गया कि अगर खुद को मजबूत बनना है तो हमें इसी देश के अंदर वो हर चीज बनानी पड़ेगी जिससे भारत एक सुपर पावर देश बने। तो दुनिया को जो भी ये लोग पावरफुल लोग दुनिया के अंदर वॉर कराने की सोच रहे हैं, इन्हें समझ में आ गया कि रशिया तो पावरफुल है यार। रशिया तो कई टाइम से युद्ध लड़ रहा है, 3 साल हो गए लगातार रशिया युद्ध लड़ रहा है। रशिया की इकोनॉमी में भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो रशिया को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे अकेला रशिया को रखा जाए, या कौन ऐसे लोग हैं जो रशिया से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? मैं सिर्फ फैक्ट के आधार में आपको बता रहा हूं, फैक्ट के आधार में। मैं आपसे एक पहला नाम मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि ब्लेज मैत्रीवेली। यार ब्लेज मैत्रीवेली 48 ईयर की एक महिला जो आज ब्रिटेन की MI6 की चीफ है यार। मतलब ब्रिटेन जो कहते हैं कि MI6 दुनिया की पावरफुल एजेंसी में से एक। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि यार MI6 या ब्रिटेन को ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक 48 ईयर की महिला को ही क्या बना दिया MI की चीफ? यार इसमें 50 ईयर के भी है, 52 के भी है, 54 के भी है, 56 के भी है। हिस्ट्री में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 48 ईयर की महिला को एक चीफ बना दिया गया। बस ये मेरा व्यक्तिगत है, ये मेरी व्यक्तिगत रिसर्च है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ब्लेज मैत्रीवेली की हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ग्रैंडफादर की आप हिस्ट्री पर जाओगे तो वो क्या थे, कभी ना कभी रशियन आर्मी के लिए काम करते थे। और रशियन आर्मी में काम करने के बाद उन्होंने रशिया के साथ क्या कर दिया, गद्दारी करी। और वो किस में जाकर चले गए, जर्मन आर्मी में चले गए और वो जर्मनी के लिए काम करने लगे। इन्होंने कई रशियंस को मारा और इन्हें नाम दिया द बॉचर का नाम, समझ रहे हो, कसाई का नाम। इन्होंने हजारों लोगों को मारा। और आप सबको पता है कि हिटलर के मरने के बाद जितने भी नाजी सोच के लोग थे वो दुनिया में क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। ये हम सोच रहे थे कि नाजीवाद दुनिया में खत्म हो चुका है, नाजी सोच दुनिया में खत्म हो चुकी है। तो दुनिया में कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ब्लेज मैत्रीवेली दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हैं, रशिया से करती हैं। तो अगर ये रशिया से नफरत करती हैं तो आज MI6 की सबसे पावरफुल कुर्सी में किसको बैठा दो, ब्लेज मैत्रीवेली को बैठा दो। क्योंकि किसी भी कीमत पर रशिया को क्या करना है, खत्म करना है, रशिया के टुकड़े करना। मैंने आपको एक दूसरा नाम बताया, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। अगर आप इनकी हिस्ट्री भी ध्यान से देखोगे यार तो ये कनाडा की एक बड़ी नेता है। यार कनाडा की बड़ी नेता, वहां की डिप्टी PM भी रह चुकी है।
लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, जब भी यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है या यूक्रेन में एक युद्ध का माहौल है, इन्हें क्या बना दिया, एक एडवाइजर बना दिया, इकोनॉमी एडवाइजर। आप सोचो कि कनाडा की एक नेता आज वो यूक्रेन की इकोनॉमी एडवाइजर है। यूक्रेन वो जो आज फ्रंट पर रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं फ्रंट पर कह रहा हूं, बैकफुट में तो बहुत है, बैकफुट पर तो वो 32 देश हैं और उन 32 देशों के पीछे भी वो लोग हैं जो इस वॉर को करा रहे हैं। अब ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इनकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो यार। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है यार, है ना, तो इसका मतलब पॉलिटिकल तो मजबूत है ही। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं, इनके नाना माइकल चोमिक, बिल्कुल माइकल चोमिक, ये नाम मुझे थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट है नाम, तो मैं स्क्रीन में आपको नाम क्लियर लिखूंगा। इनके नाना एक नाजी सोच, मतलब जो नाजियों के लिए काम करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री बोलती है। इनके नाना जी क्या थे, एक न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर थे उस टाइम जब यूएसएसआर हुआ करता था पूरा का पूरा। और इनके नाना क्या करते थे, जो भी न्यूज के अंदर लिखते थे वो क्या करते थे, नाजीवाद को बढ़ावा देते थे। वो एक सैनिक नहीं थे, उन्होंने गोली नहीं चलाई, लेकिन उनके लिखे हुए शब्दों से दुनिया के अंदर नाजीवाद फैला, हजारों नाजी पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं क्या है, इनके ग्रैंडफादर का भी कनेक्शन किसके साथ, नाजी के साथ। ये आपको मैंने एक छोटा सा दूसरा उदाहरण दिया। और आज जो भी नाजी सोच है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है, सबसे ज्यादा नफरत ही रशिया से करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नाजीवाद को खत्म करने के पीछे कौन था, रशिया था, जिसने पूरे नाजियों को खत्म किया। ये सोच है आज के उन लोगों के लिए जो नाजीवाद की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि दोबारा नाजीवाद आना चाहिए। तीसरा नाम आप सबको पता है यार, काजा कालस, आजकल हिंदुस्तान की हर मीडिया में है। ये यूरोपियन यूनियन की एक बहुत बड़ी लीडर है, सब जानते हैं इनको। इनका काम क्या है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से दुनिया में नीति और सुरक्षा को संभालना। लेकिन पहले ये क्या थी, पहले एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं यार। और आपको पता है इन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद ये यूरोपियन यूनियन की एक लीडर बनी है। आप समझ रहे हैं। और अगर आप इनकी और थोड़ी सी हिस्ट्री जानो, जिस टाइम पूरे यूरोप के अंदर या दुनिया में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो इनका पति का नाम बहुत फेमस हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर तो ये बता रहे थे कि हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पति का भी कनेक्शन किसके साथ हुआ, यूक्रेन के अंदर उस टाइम वेपन्स को पहुंचाना या वो सब चीजों को पहुंचाना जो वॉर को बढ़ावा देते हैं। और चौथा नाम उर्सुला वॉन डेर लेyen, ये सब नाम आप जानते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की सबसे पावरफुल कुर्सी पर है, आप इन्हें बॉस भी कह सकते हैं यार। इनके पास ताकत है, ये फैसले लेती हैं। लेकिन ये कौन है, अगर आप इनकी हिस्ट्री पर भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं निकलेगा यार, इनका भी लिंक आपको किससे निकलेगा, इनका भी लिंक आपको जर्मन से निकलेगा, कि एक जर्मनी की पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग यार। ये पहले क्या रह चुकी हैं, ये जर्मनी में मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन सोचो कि फिर दोबारा जर्मनी, तीसरी बार मैं आपको जर्मनी का नाम ले रहा हूं। मैंने ब्लेज मैक्रिवेली में जर्मनी का नाम लिया, मैंने यूक्रेन की इकोनॉमिकल एडवाइजर में जर्मनी का नाम लिया, लेकिन मैं इनमें भी जर्मनी का नाम ले रहा हूं कि ऐसा क्या है कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ निकल रहा है। और इनके अगर आप बड़े विवाद सुनो, विवाद मतलब जब इस सुर्खियों में आई, जब पूरी दुनिया ने ये बोला कि कोरोना एक बायोकेमिकल वेपन है, इन्होंने इसका विरोध किया यार। इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री के साथ बोला नहीं कि जो भी ये वैक्सीन बन रही है, ये वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए। चाहे मीडिया ने नहीं दिखाया कि इस वैक्सीन का बच्चों के ऊपर या बूढ़ों के ऊपर क्या असर रहा, कितने लोग हार्ट अटैक से मारे गए, ये दुनिया के किसी मीडिया में नहीं आया यार। और इतना ही नहीं यार, ये पता है डिफेंस मिनिस्टर भी थी जर्मनी की, तब भी इनके साथ बहुत विवाद हुए हैं। मतलब आज जो यूरोपियन यूनियन की सबसे पावरफुल चेयर पर बैठी हुई है, वो कभी जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो मुझसे ज्यादा आप समझदार हैं। मैंने बताया कि इस दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है, तो दुनिया में कोई ना कोई तो है जो जिन्होंने इन्हें पावर में लेकर आए। क्योंकि
पावरफुल लोग ही यार आपके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल व्हाइट कॉलर आदमी, बहुत सज्जन व्यक्ति, दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनकर रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कोई दुश्मन है जिसे मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो दुनिया में क्या है, व्हाइट कॉलर कपड़ा पहना हुआ है, सारी दुनिया मुझे अच्छा समझती है, सारी दुनिया मुझे पूछती है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को पावर में लेकर आऊंगा जो मेरे दुश्मन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से मैं उन लोगों से क्या करूंगा, अपने दुश्मन को खत्म करवाऊंगा। तो मैं कौन है वो पावरफुल लोग जो आज नाजी सोच या जो नाजी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पावर में लेकर आ रहे हैं ताकि रशिया को खत्म किया जा सके। और यह सिर्फ रशिया तक ही नहीं रुकेगा। अगर आप इनकी हिस्ट्री पर जाओगे तो कहीं ना कहीं रशिया के बाद एशिया में कौन सा दूसरा देश है जिसे ये टारगेट करेंगे, दूसरे के बाद ये कौन सा तीसरा देश है जिसे टारगेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि दुनिया में पावरफुल लोग सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करते हैं कि दुनिया में सिर्फ वो लोग राज करें। जो हमारी बाउंड्रीज है ना यार, जो हमारी सीमाएं बनी है, ये हम लोगों के लिए बनी है, आपके लिए और मेरे लिए, कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। जो सेकंड लोग हैं, मतलब दो टाइप के लोग, एक आप और हमारे जैसे लोग, एक दूसरे कैटेगरी के लोग, उनके लिए दुनिया में कोई सीमाएं नहीं लगती यार। उनके लिए पूरी दुनिया एक ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्होंने ही क्या करना है, राज करना है। और आपने कुछ दिन पहले भी न्यूज में देखा यार कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, राडलो, बहुत मुश्किल नाम है यार, राडलोसॉव, इंडिया आए। इंडिया आने के बाद कई विदेश नीतियों पर उन्होंने बात करी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोली कि हम आपके साथ डील करेंगे ताकि आप फिर से क्या हो, रशिया के ऊपर निर्भर ना रहो यार, है ना, आप हमारे साथ डील करो। मतलब आप मतलब हर आदमी को सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हम रशिया के ऊपर निर्भर ना रहें, मतलब हम आपके ऊपर निर्भर रहें। मतलब कहने का मतलब है कि हम आपके ऊपर निर्भर रहें, जैसा आप चाहते हो हम वैसा करें। पूरी दुनिया जानती है कि यही पोलैंड है जो इनडायरेक्ट बैकफुट पर रह के पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पूरे पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट करना। लेकिन आज इसे याद आ गया कि हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एशिया की 3 सुपर शक्तियां एक हो जाएं। इन तीनों को एक नहीं होने देना। अब सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार नाजी सोच की बात कर रहा हूं, देखिए, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद तो नाजी सोच खत्म हो चुकी दुनिया में, सारे नाजी मर चुके हैं, जिनकी भी नाजी सोच थी वो खत्म हो गए। फिर हम बार बार नाजी सोच को लेके आ रहे हैं। 1945 से हमने ब्लेज मैत्रीवली को जोड़ दिया, इन सब लोगों को जोड़ दिया कि नाजी सोच। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, सिर्फ आप समझना। जी, जब हिटलर मारे गए, हिटलर का सबसे पावरफुल जर्नल एडोल्फ हुस्निगर, ठीक है, स्क्रीन पर नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इतना पावरफुल ऑफिसर हिटलर का, आप इसको राइट हैंड भी समझ सकते हैं, उनका एक जर्नल जो सिर्फ वही करता था जो हिटलर चाहता था। इन्होंने क्या किया, हजारों लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारा। ये सब आपको पता है, लेकिन इससे आगे की चीज आपको ये जानकर शॉकिंग होगा कि नाटो का इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया। कितनी शॉकिंग चीज है ना। मतलब जो दुनिया हिटलर की सोच से नफरत करती, जो नाजियों से नफरत करती थी, ऐसी नाटो की क्या मजबूरी हो गई कि इन्हें नाटो का अध्यक्ष बनाया गया। अब आप समझ रहे हैं कि जर्मनी का वो ऑफिसर जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को मारा और दुनिया के सबसे पावरफुल विंग का उन्हें अध्यक्ष बना दिया। कौन चाहता था कि नाजी सोच कभी खत्म ना हो। मैंने आपसे एक उदाहरण के जरिए बताया कि दुनिया में बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं जो डायरेक्ट वॉर नहीं करते, लेकिन वो उन लोगों को जन्म देते हैं जो उनके दुश्मन को खत्म कर सके। चाहे इसके लिए पूरी दुनिया, पूरी धरती तीसरे विश्व युद्ध में आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यार, इस वीडियो का पूरा एक सिनेरियो आप क्या समझे कि आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं नाजी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं रशिया और यूक्रेन का वॉर कराया जा रहा है, कहीं डिफेंस की डीलें हो रही हैं, कहीं डिफेंस की डीलों को तोड़ा जा रहा है। इन सब चीजों का एक ही है कि आप अपने देश को
पावरफुल बनाओ यार, स्ट्रॉन्ग बनाओ। चाहे दुनिया के सारे नाजी सोच भी आपके देश के अगेंस्ट हो जाएं, आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। आपके देश के अंदर वो सब चीजें बननी चाहिए जो हमारे देश को मजबूत करें। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आज अगर सारा विश्व भी एक तरफ हो जाए, हम इतने पावरफुल बने, हमारा डिफेंस इतना पावरफुल हो, हमारी इकोनॉमी इतनी पावरफुल हो कि दुनिया की सुपर पावर ताकतें भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। और मेरी आखिरी में सभी हिंदुस्तानियों से या दुनिया के हर उस हिंदुस्तानी से जो दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहा है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी देश में आप रहो, लेकिन आप सिर्फ एक बात कभी मत भूलो कि आप एक हिंदुस्तानी हो, आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।